नाज़रीन आदाब। गल्फ की सियासत गर्म है और सऊदी यूएई की ये नई लड़ाई अब बंद दरवाजों की सियासत नहीं रही। मैं सहबा अली सैफी पेश कर रही हूं आपके लिए ये खास शो। आज हम देखेंगे खाड़ी और यमन की सियासी हलचल और समझेंगे ताकत और असर की असलियत। दिसंबर 2025 का आखिरी हफ्ता, मध्य पूर्व की सियासत में किसी नए जंग का ऐलान नहीं, कोई फौजी ऐलान नहीं, लेकिन ऐसी सरगोशी उभर रही है जिसे अब तक मजबूत और भरोसेमंद समझा जाता था। पुराना हिलाफ, सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात, दो ताकतें जो दशकों तक यमन की मुबारजा में एक ही सफ में खड़ी नजर आई, आज एक दूसरे की नीयत, रणनीति और आखिरी मकसद पर खुलकर शक कर रही हैं। ये कहानी सिर्फ यमन की नहीं, ये दास्तान है अरब दुनिया की उस सियासत की जहां साझेदारी अब सिर्फ जाहिरी नकाब है और भरोसा रणनीति की गिरफ्त में कैद है। दिसंबर 2025 के आखिरी हफ्ते में सऊदी क़यादत वाले हिलाफ ने यमन के पूर्वी साहिल पर वाक़े मुकल्ला पोर्ट और उससे जुड़े इलाकों में हवाई कार्रवाई की। रियाद का दावा था कि इन समुद्री रास्तों से ऐसा फौजी साजो सामान एसटीसी तक पहुंचाया जा रहा था जिसे यूएई की सरपरस्ती हासिल थी। The STC, as it's known, has been backed by the United Arab Emirates in their fight against the Houthis, and the Emiratis have been arming them. But last week, we did see Saudi Arabia launch an airstrike trying to warn the STC off from two new governorates it's taken in Yemen. Those fighters remained in those governorates, and now we're seeing the Saudis launch this airstrike. It's a remarkable change for these two neighboring countries on the Arabian Peninsula. ये इल्जाम सिर्फ हथियारों तक महदूद नहीं, बल्कि इस बात का इशारा था कि यमन में एक समांतर फौजी ढांचा खामोशी से मजबूत किया जा रहा है। यमन पहले ही 3 हिस्सों में तकसीम है, उत्तर में हुती, दक्षिण में एसटीसी और बीच में एक कमजोर लरस्ती केंद्रीय इकाई। इस कार्रवाई के फौरन बाद सऊदी अरब की जानिब से सख्त और दो टूक पैगाम आया। रियाद ने वाज़ेह किया, राष्ट्रीय सुरक्षा पर कोई समझौता नहीं। सऊदी नीति निर्माताओं के लिए यमन कोई दूर दराज की जंग नहीं, बल्कि सीधे अपनी सरहदों से जुड़ा अस्तित्व का सवाल है। हर नया हथियार, हर नया गुट सऊदी आंतरिक इस्तेहकाम के लिए एक संभावित खतरा बन जाता है। यही वजह है कि रियाद एसटीसी जैसी समांतर ताकत को सिर्फ यमनी मसला नहीं, बल्कि अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा की चुनौती समझता है। अगर ये महज हथियारों का मामला होता तो टकराव इतना खुला और बेनकाब क्यों होता? जवाब छुपा है उन रिश्तों में जो कागजों पर साझेदार कहलाते हैं, लेकिन जमीन पर अब आमने सामने खड़े नजर आते हैं। ये अब तकनीकी इख्तिलाफ नहीं, बल्कि मुस्तकबिल की दिशा को लेकर खुला और गहरा टकराव है। साल 2015 यमन में हूती बगावत ने जोर पकड़ा, सना उनके कब्जे में चला गया।
सऊदी अरब ने इसे ईरान समर्थित विस्तार करार दिया और अरब हिलाफ की क़यादत संभाली। यूएई उस वक्त सऊदी रणनीति का सबसे मजबूत और सक्रिय साझेदार था, लेकिन वक्त के साथ जंग की फितरत बदलती चली गई। जो संघर्ष केंद्रीय सत्ता की बहाली के लिए शुरू हुआ था, वो क्षेत्रीय असर, बंदरगाहों के कब्जे और रणनीतिक पहुंच की सख्त परिस्पर्धा में तब्दील हो गया। सऊदी नीति 3 बुनियादी उसूलों पर कायम रही। पहला, यमन की अखंडता हर हाल में बरकरार रहे। दूसरा, ऐसा कोई भी गुट उभरने ना पाए जो मुस्तकबिल में सऊदी सरहदों के लिए खतरा बन सके। और तीसरा, किसी न किसी सूरत में यमन में केंद्रीय सत्ता कायम रहे। रियाद का डर बिल्कुल साफ है, अगर यमन कई टुकड़ों में बिखर गया तो अराजकता सीधे सऊदी अरब की सरहदों तक दस्तक देगी। यूएई की सोच धीरे धीरे एक अलग राह पर बढ़ती गई। यमन अब सिर्फ जंग की जमीन नहीं रहा, बल्कि समुद्री भू राजनीति का एक निहायत अहम मोहरा बन गया। अदन, मुकल्ला, सोकोत्रा, रेड सी और अरब सागर से गुजरने वाले वैश्विक व्यापार मार्गों की नाजुक कड़ियां हैं। यूएई सीधा शासन नहीं, बल्कि स्थानीय प्रभाव और लॉजिस्टिक कंट्रोल चाहता है। यहीं से साउदर्न ट्रांजिशनल काउंसिल यानी एसटीसी इस कहानी में दाखिल होती है। ये तंजीम दक्षिणी यमन के लिए अलग सियासी पहचान और खुद मुख्तारी की मांग करती है। एसटीसी अब महज एक स्थानीय गुट नहीं, बल्कि यमन की सियासत में एक फैसलाकुन ताकत बन चुकी है। एसटीसी कोई मामूली मिलिशिया नहीं है, इसके पास तरबियत याफ्ता लड़ाके हैं, रणनीतिक शहरों पर पकड़ है और मजबूत बाहरी सरपरस्ती भी। सऊदी अरब के लिए सबसे बड़ी परेशानी यही समांतर सत्ता का ढांचा है, जो ना तो केंद्रीय सरकार के अधीन है और ना ही सऊदी रणनीति के साथ हमराह है। दक्षिणी यमन में एसटीसी की मौजूदगी अब कोई राज नहीं रही। अदन, लाहिज, अल-धाले और साहिली इलाकों में एसटीसी इंतजामी फैसले ले रही है। सुरक्षा चौकियां चल रही हैं और स्थानीय संसाधनों पर सीधा असर डाल रही हैं। ये सूरत हाल औपचारिक अलगाव नहीं, लेकिन व्यवहारिक तकसीम जरूर है। सऊदी अरब के लिए ये सबसे असहज मंजर है, जहां ना तो देश पूरी तरह टूटा है और ना ही पूरी तरह काबू में। नाजरीन, यहीं पर सबसे बड़ा फर्क वाजे हो जाता है। सवाल इस बात का नहीं कि सऊदी अरब और यूएई की दोस्ती कभी हकीकत थी या नहीं, वो आज भी दिखावे के तौर पर साझेदारी में खड़े नजर आते हैं। असल सवाल यह है कि उनका आखिरी मकसद अब एक जैसा नहीं रहा। सऊदी अरब यमन को एक मुकम्मल इकाई के तौर पर देखना चाहता है, जबकि यूएई क्षेत्रीय असर को अलग अलग हिस्सों में मुस्तहकम करना चाहता है। ये टकराव सिर्फ कूटनीति के हल से होने वाला नहीं है, क्योंकि मसला अस्थायी समझौतों का नहीं, बल्कि लंबी अवधि की रणनीति का है। जब मकसद अलग हो तो जुबान सिर्फ तनाव कम कर सकती है, दिशा नहीं बदल सकती। यमन की अहमियत सिर्फ इलाकाई नहीं है। रेड सी, बाबल मंदब और अरब सागर, दुनिया के तकरीबन 12% व्यापार इन्हीं रास्तों से गुजरता है। ऐसी किसी भी जगह पर अस्थिरता, चाहे हूती हमला हो या एसटीसी का विस्तार, सीधे वैश्विक सप्लाई चेन को झटका देती है। यमन में सऊदी यूएई मतभेद अब सिर्फ अरब दुनिया की खबर नहीं रहे, दुनिया भर के निवेशकों के लिए एक गंभीर चेतावनी बन चुके हैं। गल्फ कॉपरेशन काउंसिल यानी जीसीसी
बाहर से आज भी एकजुट दिखाई देता है, लेकिन अंदर एक अजीब सी खामोशी पसरी हुई है। कुवैत और ओमान इस स्थिति में संतुलन बनाने की कोशिश में है और कतर खामोशी से हालात को देख रहा है, क्योंकि इलाकाई बंटवारा पहले भी नए मौके पैदा कर चुका है। इन तमाम सियासी और फौजी खेलों के बीच सबसे ज्यादा नुकसान यमनी आम नागरिक उठा रहे हैं। दस साल से ज्यादा अरसे से यमन भूख, बीमारी और विस्थापन की आग में जल रहा है। हर नया सियासी प्रोग्राम, हर नया फौजी ढांचा इस जख्म को और गहरा करता है। सत्ता की लड़ाई ऊपर लड़ी जाती है, लेकिन उसकी कीमत नीचे चुकाई जाती है। बच्चे, बुजुर्ग और महिलाएं सिर्फ 2 वक्त की रोटी, इलाज और तालीम की तलाश में हैं। अब सबसे अहम सवाल यही है, क्या सऊदी अरब और यूएई इस बढ़ते मतभेद को काबू में रख पाएंगे? माहिरीन का मानना है दोनों मुल्क खुली जंग से बचेंगे, लेकिन मुकम्मल इत्तेहाद अब पहले जैसा नहीं रहेगा। ये टकराव शायद मैदान जंग तक ना पहुंचे, लेकिन सियासी और रणनीतिक दूरी अब स्थायी नजर आती है। आने वाले महीनों में 3 बातें लगभग तय मानी जा रही हैं। यमन की स्थिति जमी रहेगी, हल नहीं निकलेगा। एसटीसी अपने असर को और ज्यादा संस्थागत शक्ल देगा और सऊदी अरब सीधे टकराव से बचते हुए अपनी लाल रेखाएं और साफ करेगा। ये पूरी तस्वीर एक ही बात बताती है, जब हित अलग हो जाएं तो सहयोगी भी दोस्ती नहीं, रणनीति निभाते हैं। यमन की कहानी अभी पूरी नहीं हुई। ये ना तो जंग का अंत है, न शांति की शुरुआत। ستحقق مشيئة الله تعالى تطلعات الشعب اليمني وسيفتح هذا الاتفاق تفاهمات أوسع بين المكونات اليمنية دولنا وشعوبنا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته। सऊदी अरब और यूएई आज भी खाड़ी के 2 सबसे अहम ताकत हैं, लेकिन उनके बीच बढ़ती दूरी याद दिलाती है कि ताकत अगर साझा नजरिया के बिना हो तो इस्तेकामत नहीं बल्कि असंतुलन पैदा करती है। अगर हम यमन को एक अलग थलग मंसूबा मान ले तो हम असली तस्वीर से चूक जाते हैं। यमन दरअसल मध्य पूर्व की उस राजनीति का आईना है जहां शरीक खिलाफ अब स्थायी नहीं रहे। बीते दशक में हमने देखा लीबिया में अलग अलग गुट, सीरिया में मुकाबिल हिफाजती ताकतें और अब यमन में सहयोगियों के बीच खुली टकराहट। ये एक मुल्क की नाकामी नहीं बल्कि ये क्षेत्रीय पावर बैलेंस की कमजोरी का संकेत है। सऊदी अरब और यूएई दोनों अपने अपने विजन पर काम कर रहे हैं। विजन 2030 या पोस्ट ऑयल इकोनॉमी, स्थिरता इन योजनाओं की बुनियाद है। लेकिन यमन इस स्थिरता का सबसे बड़ा अनिश्चित हिस्सा बन गया। सऊदी अरब चाहता है कि दक्षिणी हद पर कोई भी गुट बेहिसाब ना हो। यूएई चाहता है कि समुद्री ट्रेड मार्गों पर उसकी सत्तादारी बरकरार रहे। यहाँ सुरक्षा और इकोनॉमी आपस में टकरा रही हैं। नाजरीन, एक सवाल बार बार उठता है, क्या कूटनीति इतने गहरे फासले को कम कर पाएगी? जवाब है कुछ हद तक, क्योंकि ये मसला सीजफायर या समझौते से नहीं बल्कि लंबे वक्त की रणनीतिक प्राथमिकताओं से जुड़ा हुआ है। जब मकसद अलग हो तो जुबान सिर्फ तनाव कम कर सकती है, दिशा नहीं बदल सकती। दिलचस्प बात यह है कि इस पूरे समीकरण में ईरान केंद्र में नहीं है। हूती मूवमेंट पर तेहरान का असर सऊदी रणनीति का हिस्सा है, लेकिन यूएई के साथ टकराव ईरान की वजह से नहीं। ये खाड़ी के अंदर पावर बैलेंस का नया आकलन है, जहां हर मुल्क अपनी भूमिका फिर से तय कर रहा है। अगर यमन औपचारिक तौर पर नहीं लेकिन व्यवहारिक तौर पर विभाजित रहता है तो नतीजे दूरगामी होंगे। उत्तर में हूती, दक्षिण में एसटीसी और बीच में कमजोर केंद्रीय ढांचा। नतीजा
न शांति न स्थिरता, बल्कि एक लंबे वक्त तक अस्थिर संकट। यहाँ एक बड़ा सवाल उठता है, क्यों मुस्लिम दुनिया जो सबसे बड़ी आबादी रखती है वो आपसी मतभेदों में इतनी उलझी हुई है। बाहरी दखल कम है, अंदरूनी परिस्पर्धा खुलकर सामने आती है। यमन इस सच्चाई का सबसे सख्त और जिंदा मिसाल है। यमन हमें 3 अहम सबक देता है। पहला, फौजी ताकत राजनीतिक हल का विकल्प नहीं होती। दूसरा, साझेदारियां तभी टिकती हैं जब मकसद साझा हो। तीसरा, अगर आखिरी मकसद साफ न हो तो हर जंग स्थायी संकट बन जाती है। ये सबक सिर्फ यमन के लिए नहीं, सभी मुस्लिम और अरब मुल्कों के लिए भी चेतावनी है। सियासत सिर्फ फौज और फौजेदारी नहीं, बल्कि फैसले, नजरिया और असर का भी खेल है। खाड़ी की ये खामोश खींचतान आने वाले वक्त की दिशा तय करेगी। इसी नोट के साथ मैं सहबा अली सैफी आपसे अलविदा कहती हूँ।